नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे अवैध के विरुद्ध देवभूमि में धर्मयुद्ध, क्योंकि शिमला से उत्तरकाशी तक अब अवैध मस्जिद के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसके साथ ही बात होगी भदोई का भेद, फंस गए जाहिद बेग, क्योंकि सपा विधायक के घर नाबालिग लड़की का शव मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। वहीं आपको दिखाएंगे जात की गोली, बुलेट पर सियासी बोली, क्योंकि एक बार फिर से अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए। अगली खबर होगी रिजर्वेशन की लड़ाई काफी है सफाई, क्योंकि राहुल गांधी का आइडिया अब बैकफायर कर चुका है। और आखिर में दिखाएंगे सेमीकंडक्टर, भारत आत्मनिर्भर, लेकिन सबसे पहले बात अवैध पर गदर की। बात अवैध के विरुद्ध धर्मयुद्ध की, क्योंकि चाहे शिमला हो या फिर उत्तरकाशी या फिर बरेली, शहर शहर अवैध मस्जिद के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी। शिमला में आज सड़क पर महासंग्राम छिड़ गया। एक तरफ मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर हजारों की भीड़ ने मस्जिद की ओर कूच कर दिया, तो दूसरी तरफ उस भीड़ को रोकने के लिए शिमला की पूरी पुलिस फोर्स अपनी पूरी ताकत लगाती नजर आई। तो वहीं एक दिन पहले उत्तरकाशी में वर्णवत पर्वत के नीचे अतिक्रमण कर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण हो गया और इसके खिलाफ भी हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए। और अब इन 3 तस्वीरों पर जरा आप नजर डालिए। पहली तस्वीर शिमला की, दूसरी उत्तरकाशी और तीसरी तस्वीर बरेली की है। जगह भले ही बदल गई हो, लेकिन अतिक्रमण का पैटर्न एक जैसा है। बरेली में रातों रात आर्टिफिशियल मीनार खड़ी कर दी गई, जिसे प्रशासन ने ध्वस्त करवा दिया, लेकिन अब कुछ ऐसी ही मांग शिमला में हो रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज स्थानीय लोगों ने मस्जिद के विरुद्ध धर्मयुद्ध का ऐलान कर दिया था। हिमाचल की धरती पर महासंग्राम। शिमला में मस्जिद के विरुद्ध धर्मयुद्ध। संजौली में मस्जिद पर महाभारत। शिमला के संजौली में जिस मस्जिद को हटाने की मांग पुरजोर हो चली है, जिस मस्जिद के खिलाफ हजारों लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं और जिस मस्जिद का मुद्दा विधानसभा के भीतर भी गूंज चुका है, वो मस्जिद का विवाद अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि 1.5 दशक पुराना है। पिछले 14 बरस से शिमला नगर निगम में संजौली मस्जिद के खिलाफ केस चल रहा है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक संजौली की मस्जिद स्थानीय लोगों की नजर में खटकने लगी? ऐसा क्या हुआ कि अब लोग संजौली में इस मस्जिद को हटा देने पर आमादा हैं? और ऐसा क्या हुआ कि सूबे में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा के भीतर मस्जिद को अवैध बताकर इसके 4 फ्लोर गिराने की मांग कर डाली? रोज नए लोग आ रहे हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जो हटाया जाए। पिछले महीने यानी 30 अगस्त को शिमला के एक बाजार में 2 लोगों के बीच हुई लड़ाई अब संजौली में मस्जिद हटाने की जिद पर आ गई है। दरअसल 30 अगस्त को आरोप लगा कि एक मुसलमान ने एक स्थानीय दुकानदार के साथ हुए विवाद में उसका सिर फोड़ दिया, जिसके बाद आसपास के दुकानदारों ने मिलकर आरोपी मुसलमान की पिटाई कर दी। कुछ देर बाद आरोपी मुसलमान अपने 5-6 साथियों के साथ लौटा और पिटाई करने वाले लोगों को ढूंढ कर मारपीट करने लगा। इसके विरोध में जब लोग एकजुट हुए तो आरोपी अपने साथियों के साथ भाग निकला। लोगों ने पता लगाया कि ये लोग कौन थे, तब पता चला कि ये सभी संजौली की मस्जिद से आए थे। उसी दिन से संजौली की मस्जिद स्थानीय लोगों की नजरों में आ गई। सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने खुद विधानसभा में कहा था कि दुकानदार से मारपीट करने वाले लोगों में 5 लोग बाहरी थे, जो यूपी के मुजफ्फरनगर से आए थे। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि हिमाचल में बाहरी लोग आकर आतंक फैला रहे हैं। इसके बाद संजौली मस्जिद के बाहर लोगों ने धरना शुरू कर दिया, भजन कीर्तन होने लगे। एक के बाद एक हिमाचल प्रदेश में 3 मस्जिदों को अवैध बताकर फौरन हटाने की मांग होने लगी। संजौली मस्जिद के बाद कुसुमपट्टी और उसके बाद मंडी में बनी मस्जिद को अवैध बताकर लोगों ने उन्हें हटाने की मांग तेज कर दी। 6 सितंबर को हिमाचल विधानसभा में बीजेपी ने संजौली मस्जिद का मुद्दा उठाया, जिस पर सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जवाब देते हुए खुद ये माना कि संजौली मस्जिद का निर्माण बिना परमिशन के हुआ है। मस्जिद के प्रपोज्ड मैप में खामी है
कोर्ट केस के दौरान मस्जिद के 4 फ्लोर अवैध तरीके से बनाए गए। नगर निगम कोर्ट में चल रहे केस में वक्फ बोर्ड को 2023 में पार्टी बनाया गया। अनिरुद्ध सिंह ने दावा किया कि जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास है और उन्होंने विधानसभा में अपनी ही सरकार के सामने ये मांग रखी कि संजौली मस्जिद के 4 अवैध फ्लोर गिराए जाएं। संजौली मस्जिद के खिलाफ सरकार का कड़ा रुख देखकर वक्फ बोर्ड भी बैकफुट पर आ गया। शिमला वक्फ बोर्ड की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें बताया गया कि मस्जिद के 4 फ्लोर अवैध तरीके से बनाए गए हैं। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद वक्फ बोर्ड ने पूरी मस्जिद को अपने अधीन ले लिया। मस्जिद के आसपास बाहरी मुसलमानों के कब्जे हटा दिए। 15 साल से संजौली मस्जिद में नियुक्त इमाम को भी हटा दिया गया और संजौली मस्जिद में बाहरी लोगों के ठहरने पर रोक लगा दी गई। स्थानीय लोगों ने और सरकार ने सवाल पूछे कि सरकारी जमीन और संजौली मस्जिद का नक्शा कैसे पास हो गया। स्थानीय लोगों ने और सरकार ने सवाल पूछे कि सरकारी जमीन पर संजौली मस्जिद का नक्शा कैसे पास हो गया। कोर्ट केस के दौरान पिछले 7 साल में संजौली मस्जिद के 4 फ्लोर कैसे बन गए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। वक्फ बोर्ड ने भी इन सवालों पर चुप्पी साध रखी है। और अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां केदार घाटी के गांवों में गैर हिंदुओं की एंट्री के खिलाफ पोस्टर लग चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो कांग्रेस ने इसे सियासी रंग दे दिया है। अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग लव जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मानकर जो काम कर रहे हैं, उनको उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे और कोई भी करेगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कठोर कार्रवाई होगी। भाजपा को अनंतोगत्वा हटाने क्यों पड़े? ये तो सब जानते हैं भाजपा ने लगवाए थे, लेकिन फिर हटाने क्यों पड़े? महेंद्र भट्ट जी को ये भी बताना चाहिए ना, ये भी बताना चाहिए। आप सौहार्द बिगाड़ करके क्या चाहते हैं? समाज और देश कैसे चलेगा? और अब बात अपराध और एनकाउंटर की, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं की क्राइम कुंडली खुल रही है, तो इन सब के बीच अखिलेश यादव अब भी अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। दरअसल ताजा मामला भदोई का है, जहां पर एसपी विधायक जाहिद बेग अब सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग के घर से नाबालिग लड़की का शव मिला था। 17 साल की लड़की का शव फंदे से लटका हुआ मिला था। और अब बाल श्रम के आरोप में एक लड़की मिली है। विधायक जाहिद बेग के घर पर ही लड़की काम करती थी। इस घटना के बाद पुलिस विधायक के खिलाफ हर एंगल से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि अखिलेश यादव इन सब से अलग एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लग रहे गंभीर आरोप पार्टी पर तब भी सवाल खड़े कर रहे थे और अब भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि सपा नेता मोइन खान गैंगरेप का आरोपी है। पूर्व सपा नेता नवाब यादव नाबालिग से रेप का आरोपी है और अब एसपी विधायक जाहिद बेग के घर से नाबालिग लड़की का शव मिला है। समाजवादी पार्टी के ये वो सज्जन नेता हैं जिनमें से 2 जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो एक जांच के दायरे में, क्योंकि भदोई में समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग के घर से एक दिन पहले नाबालिग का शव मिला, तो अब बाल श्रम के आरोप में किशोरी को बरामद किया। विधायक भदोई के घर पर जाया गया, जहां पर एक नाबालिग बालिका मिली है। आज भदोई इंस्पेक्टर द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया CW6 समझ कि उपरोक्त में भी विधिक कार्रवाई शेष है।
इसे वन स्टॉप सेंटर में संरक्षित किया जाए, जिसे स्वीकार किया जाए। यानी भदोई विधानसभा सीट से सपा के विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो वहीं इस घटना के बाद सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने कहा समाजवादी पार्टी और अपराध का बहुत गहरा कनेक्शन है। अपराध और समाजवादी पार्टी का चोली दामन का साथ है। भदोही में समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग के यहाँ एक 17 वर्षीय लड़की फंदे से लटकती हुई बरामद हुई है। वहीं एक 15 वर्षीय लड़की को पुलिस ने रेस्क्यू किया है। निश्चित रूप से मामला गंभीर है। पुलिस और एजेंसी जांच कर रही हैं। सभी बिंदुओं पर पड़ताल करके जो तथ्य होगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एक तरफ सपा के विधायक जाहिद बेग के मसले पर बीजेपी हमलावर है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े कर दिए। सपा अध्यक्ष ने न सिर्फ एक बार फिर मंगेश यादव का मुद्दा उठाया, बल्कि उन्होंने एनकाउंटर के आंकड़े भी पेश किए। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी सरकार में 207 फर्जी एनकाउंटर हुए, जिनमें सबसे ज्यादा एनकाउंटर पीडीए के लोगों के किए गए। उन्होंने ग्राफ के जरिए बताया कि प्रदेश में 125 एनकाउंटर पीडीए के लोगों के किए गए, यानी अयोध्या, कन्नौज और फिर भदोई की घटना में घिर रही सपा अब एनकाउंटर पॉलिटिक्स के जरिए भाजपा को निशाने पर ले रही है। उत्तर प्रदेश में जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं उसमें 80% से ज़्यादा इनकाउंटर फर्जी हैं, और जो फर्जी इनकाउंटर हैं वो कहीं न कहीं पीडीए समाज से हैं। पीडीए जब भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने लगा, पीडीए जब भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, उनके दुराचार, उनके व्यभिचार और उनके झूठ के खिलाफ बोलने लगा, तो एक ही रास्ता योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के पास बचता है कि उन्हें फर्जी मुठभेड़ दिखा करके उनकी हत्या करो। खैर, उत्तर प्रदेश में जिस तरह अपराध और एनकाउंटर पर राजनीति हो रही है, बीजेपी समाजवादी पार्टी के नेताओं की क्राइम फाइल्स खोल रही है। उससे तो यही लगता है आने वाले उपचुनाव कानून व्यवस्था और कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों के मुद्दे पर सेंट्रिक रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर अब अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी के रहते आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो मायावती भी अब कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा देश के सामने ला चुकी हैं। हालांकि जब राहुल गांधी अपने बयानों में घिरते हुए नजर आए, तब उन्होंने अपने बयान को लेकर सफाई भी दी है। उसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. इनकी मंशा थी यूपीए के सरकार के दौरान कि एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण में से काट कर वोट बैंक को दे दिया जाए। हिंदुस्तान में आरक्षण को ना कोई छू सकता है, ना हाथ लगा सकता है और ना ही खत्म कर सकता है। ये शब्द अमित शाह के हैं राहुल गांधी के खिलाफ, जिसका जिक्र अमेरिका में हुआ था। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. Now that creates a problem, because there are many people who come from the upper caste, right, who say, look, what have we done wrong, right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country. राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने का फॉर्मूला क्या बताया? बीजेपी चौतरफा हमलावर हो गई। बीजेपी की तरफ से मोर्चा अमित शाह ने संभाला और राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस पर भी तगड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस के आरक्षण विरोधी चेहरे को बाहर ले आए हैं। जो विचार उनके मन में थे वे शब्द बनकर बाहर आ गए हैं। लेकिन जब तक बीजेपी है, कोई भी आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता और न ही कोई देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकता है। राहुल गांधी न सिर्फ बीजेपी के निशाने पर हैं, बल्कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी 2 दिन में 2 बयान जारी करके कांग्रेस को कटघरे में ला चुकी है। क्योंकि आरक्षण और संविधान के नाम पर जिस तरह कांग्रेस लोकसभा के चुनावी मैदान में थी, अब विधानसभा से पहले उसकी पोल खुल चुकी है।
जिस पर मायावती ने कहा कांग्रेस ने न तो ओबीसी आरक्षण लागू किया और न ही SC/ST आरक्षण को सही से लागू किया। इससे स्पष्ट है कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है तो इन उपेक्षित SC/ST OBC वर्गों के वोट के स्वार्थ की खातिर इनके हित और कल्याण की बड़ी बड़ी बातें करती हैं। अब जब राहुल गांधी अपने ही बयान में पूरी तरह से फंस चुके हैं, आरक्षण की राजनीति में उलझ चुके हैं, तो अपनी सफाई में दलील आरक्षण वाली ही लेकर आ गए। I don't see it as a mandal versus kamandal issue, and what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it. Reservation being one of them. Right. We also said that we're going to. Somebody said somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. पहले आरक्षण खत्म करने की बात, फिर आरक्षण को 50% बढ़ाने की बात मायावती को विश्वासघात लग रहा है, तो बीजेपी भी अब राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बना चुकी है। ऐसे में आरक्षण की लड़ाई में सिर्फ राहुल की सफाई से काम नहीं चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच सीएम योगी ने भी राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर करारा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि राहुल गांधी भारत विरोधी समूह के नेता बनने वाले हैं, देश को गृह युद्ध की ओर धकेलना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा राहुल गांधी पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करने वाले लोग हैं। आरक्षण का बड़ा हिस्सा मुसलमानों को सौंपा। कांग्रेस के युवराज कुचक्र रच रहे हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए कि इस देश में जब तक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता है, उनके विभाजनकारी मंशा कामयाब नहीं होने पाएगी। साथ ही कहा हम भारत के लोग कांग्रेस सहित सभी राष्ट्र विरोधी ताकतों के विरुद्ध एकजुट हैं। कि जो बात अंकल सैम ने कही है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। जो उनको संज्ञा दी जाती थी, अब वो नहीं है। अब वो बचकानी हरकतें नहीं कर रहे हैं, अब वो खतरनाक और शैतानी हरकतें कर रहे हैं। अब वो हर उस ताकत के साथ हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहती है, भारत को झुका हुआ देखना चाहती है। लिखें, ये चिट्ठी लिखें अमेरिका को, स्टेट डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखें कि जिस महिला का ये नाम ले रहे हैं इल्हाम, उनको बाहर कर दें, उनके खिलाफ अमेरिका कानूनी कार्रवाई करे। वो कांग्रेसमैन है, कांग्रेस वुमन है, वो वहां की सांसद हैं, समझ लीजिए। सांसद और अकेले नहीं मिले, सब सांसदों के साथ मिले। और वहीं पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में सेमिकॉन एक्सपो 2024 का शुभारंभ किया। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत दुनिया का 8वां देश है जहां पर सेमीकंडक्टर को लेकर ऐसा आयोजन किया जा रहा है। भारत में आने का यही सबसे सही समय है। जब मुश्किलें आ रही हों तो आप भारत पर दांव लगा सकते हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा कि भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ये अहम कदम होगा। लोगो शेर दर्शाया गया है जो दिखाता है कि अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर्स की शक्ति का उपयोग कर आधुनिक दुनिया को सशक्त बनाने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में सेमिकॉन एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। इंडिया एक्सपो सेंटर में सेमिकॉन एक्सपो में पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने बताया कि सरकार 85 तकनीशियनों और इंजीनियरों को सेमीकंडक्टर के विशेषज्ञ के रूप में तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक चिप की बात नहीं है, बल्कि लाखों आकांक्षाओं की बात है। यूपीआई से लेकर डिजी लॉकर और डिजी यात्रा तक की सभी सुविधाएं चिप की वजह से संभव है। 21st सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का 8वां देश है
जो सेमीकंडक्टर के लिए ऐसा आयोजन कर रहा है। वर्तमान समय में भारत में निवेश करने का सही मौका है। उन्होंने कहा है कि जब चुनौतियां हो तो भारत पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि भारत इंटीग्रेटेड सर्विस प्रदान करता है। भारत के पास टैलेंट है। भारत के डिजाइनर्स, उनके जबरदस्त टैलेंट को तो आप भली भांति जानते हैं। डिजाइनिंग की दुनिया में 20% टैलेंट का योगदान भारत करता है और इसका निरंतर विस्तार हो रहा है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ये एक अहम कदम है। सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए अपनी नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। यह भारत की आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 अरब हो गया है। ऐसे में दुनिया भारत को नई उम्मीद से देख रही है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 अरब हो गया। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में लक्ष्य और बढ़ गया है। दशक के अंत तक $500 अरब पहुंचाना है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को काफी आगे तक ले जाना है। युवाओं के लिए करीब 60 लाख नौकरियां पैदा होगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का 8वां ऐसा देश है जहां सेमीकंडक्टर से जुड़ा ग्लोबल इवेंट चल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में होने का ये बिल्कुल सही समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ।